उम्मे हानि, जी सर। आपने जो आर्टिकल लिखा था एक, जी जी। हर इंडिविजुअल का प्रोफाइल आपने क्रिएट किया था, यस सर, क्रिएट किया था। तो कैसे किया था? कोई बता सकते हैं? कोई अंदाजा हो, कोई याद हो, कोई कैसे किया था? सर वो इसी तरह किया था कि हम लोगों ने एक एक पार्टिसिपेंट का जो इंटरव्यू था वो सुनकर उसको एज अ नैरेटिव फॉर्म में जो है ना वो हम लोगों ने लिखा था। मतलब इस तरह से उसको थर्ड पर्सन करके हम लोगों ने लिखा था। यानी कि अगर फर्स्ट करें कोई एक स्टूडेंट है, महरीन या माहीन जो भी आप कह लें, तो हमने उसको इस तरह से लिखा था कि माहीन इज, पहले हमने उसकी एज लिखी, फिर हमने क्वालिफिकेशन लिखी, फिर जो है वो उनका एक्सपीरियंस लिखकर एज अ स्टोरी फॉर्म में हमने जो भी उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ था वो सारा हमने उस तरह से लिखा था। ठीक है। महमूद ने अभी किया है, उसका थीसिस मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा अभी? Prospective teachers' perceptions of parent-teacher meetings. जी, ये मानूर का थीसिस है। ये उसने 7 पार्टिसिपेंट्स लिए, यूएमटी के स्टूडेंट्स थे। और वो रूल ऑफ थंब जो मैंने एक बनाया हुआ है कि अगर स्टूडेंट का डाटा जो है वो रिच है और 10 पार्टिसिपेंट से कम है तो उसे ये प्रोफाइलिंग का या विद इन केस और क्रॉस केस एनालिसिस जो है वो सजेस्ट करता हूँ। उसके लिए उसने यूं किया कि अब जरा देख रहे हैं स्क्रीन पे, चैप्टर 4 रिजल्ट्स शो कर रही है। पहले पार्टिसिपेंट 1 लिखा है, यहाँ पे वो नाम भी लिख सकती थी अगर उसको अलाउ किया हो उसके पार्टिसिपेंट्स ने, या स्टूडेंट नेम भी लिख सकती है। फिर उसकी उसकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी है उसने। इसमें उसके एट्रीब्यूट्स जो है या करेक्टरिस्टिक उस पर्सन के, मसलन वो 23 साल की स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट के ईसीई प्रोग्राम में एनरोल्ड है, उसका टीचिंग एक्सपीरियंस कोई नहीं है, लेकिन इससे पहले उसने पेरेंट टीचर मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड की हैं। लड़का है गालिबन, एज एन एल्डर ब्रदर ऑफ हिज ब्रदर। ठीक है, एल्डर ब्रदर के तौर पर उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है और उसने अपने परसेप्शन जो है वो इंटरव्यू के जरिए से शेयर किए थे। तो ये बेसिक है। ये आप लोगों ने भी जो शुरू में टेबल क्रिएट किया हुआ था और टेबल में कुछ क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स लिखे हुए थे और उसके हवाले से आपने पार्टिसिपेंट से पूछा उनकी एज, जेंडर, नेम वगैरह, तो वो सारा वो जो अगर आप वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे तो वो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। पहले तो क्रिएटिवनेस के हवाले से मैं बताऊं कि इसने किया कैसे था। इसने अपना जो, मुझे एक्सेल शीट उसकी नहीं मिलेगी, एक्सेल शीट पे क्वेश्चंस एक तरफ रखे, उसके सामने उसकी फाइंडिंग्स थी, और तीसरा जो कॉलम बनाया वो थीमेटिक फाइंडिंग्स का था। ठीक है जी सर। मसलन अब मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखा देता हूँ। एक्सेल शीट में उसने यहाँ पर शुरू में उसने अपना क्वेश्चन लिखा और यहाँ पर उसका जो भी आंसर उसने उसके पार्टिसिपेंट ने दिया था वो लिखा, और यहाँ पर उसने थीमेटिक फाइंडिंग्स लिख दी। बात समझ आ रही है? जी सर। एक्सेल शीट दिखाई दे रही है और उसमें जो लिखा है मैंने वो दिखाई दे रहा है कि ये मैं इनलार्ज करता हूँ जी ताकि सर। आप देख। क्या जी सर, लिखा है नजर पहले? आ रहा है।
क्वेश्चन है, सेकंड में आंसर है, थर्ड में थीमेटिक फाइंडिंग्स हैं। ये क्वेश्चन आपने पूछा और जो आंसर उस आपके पार्टिसिपेंट्स ने दिया है वो लिख दिया, ठीक है। अब इससे जो फाइंडिंग्स हैं वो किस तरह से इसने लिखी है, ये जरा इधर आ जाए। सर वर्ड फाइल जरा देखेंगे, वर्ड फाइल दिखाई देना शुरू हुई। जी सर। जी सर। अब इसमें थोड़ा सा उलट हुआ पड़ा है, एक्सेल शीट से इसकी फाइंडिंग जो है वो डिफरेंट है, वो टेबल जो है वो फर्क किया हुआ, ठीक है। कॉलम जो है वो थीमेटिक फाइंडिंग वाला आगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे था, ठीक है। जी अब यहाँ पर सर ये एक्सट्रीम थीमेटिक फाइंडिंग जो थी एक्सट्रीम राइट पे थी और अब एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ गई है। और मसलन यूं देखेंगे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये उस पार्टिसिपेंट का रिस्पांस था, राइट सर। ठीक है। और उसके साथ उसकी थीमेटिक फाइंडिंग्स क्या है, इसमें जरा ज्यादा खूबसूरती के साथ उसका क्लियर होता है, उसको देखें जरा। राइट सर। क्या है जरा बोलेंगे। The parent teacher meetings are a formality for the parents. ये इसकी थीमेटिक आपकी फाइंडिंग और एम्पिरिकल में है कि जी सर। ये एम्पिरिकल एक्चुअली उसकी कोटेशन है जो उसने कहा था जब उससे सवाल, यहां से सवाल उड़ा दिए गए, ठीक है। राइट सर, ठीक है सर। और सवाल उड़ा के सिर्फ वो जो जवाब था उसका वो क्या है, वो स्टूडेंट बता रहा है कि पेरेंट्स जो समझते हैं कि ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, यानी उसको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस पेरेंट्स नहीं देते। तो इसको मैं आपको एक और अंदाज से सिखाता हूं कि इसको आप अगर कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए ये हल कर लेते हैं कि आप थीमेटिक फाइंडिंग्स जो है वो यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर क्वेश्चंस लिखें, यानी क्वेश्चन आपका और इस तरफ आंसर। एक्सेल शीट देख रहे हैं कि नहीं? नो सर। नो सर। अभी दिखा देता हूँ सब्र करके, स्विच करना जरा। जी अब दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या करेंगी आप, अब कैसे दिखेंगी? यहां पर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोर्स वर्क, ठीक है। आपने सवाल पूछा पार्टिसिपेंट से, पार्टिसिपेंट ने क्या जवाब दिया? I think it is just a waste of time. We are here for learning, research, but they, आगे मैं छोड़ देता हूँ, हम रिसर्च करने के लिए आते हैं और ये हमें लंबी लंबी थ्योरियां और कोर्सेज पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक पार्टिसिपेंट ने जवाब दिया, समझ आ रही है? मुझे कोई ना रिस्पांस भी साथ देते जाए, वरना मुझे यूं लग रहा है कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। जी सर समझ आ रही है सर, कि ये पहले एज इट इज आपने कोट कर देना है आंसर में, जिसको हाँ, आपने एम्पिरिकल की हेडिंग दे देनी है उधर। बिल्कुल जी अब सर। इसके बाद यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि आप इसकी थीमेटिक फाइंडिंग क्या लिखेंगे, लिख लेंगे? सर थीमेटिक फाइंडिंग में जी सर बिल्कुल लिख लेंगे, सब ब्रीफली ना 4-5 लफ्ज में लिखना है। थीमेटिक फाइंड के शी थिंक्स मीटिंग्स आर नॉट ऑफ मच यूज, research
वर्क इज अ वेस्ट। कुछ वर्ड्स वहां से भी लिए जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस सर। ठीक है, इसको मैं पकड़ के जरा इसकी टेक्स्ट रैप कर देता हूं, अब आपको सारी चीजें दिखाई दे। इसी तरह आप हर पार्टिसिपेंट का अगला क्वेश्चन जो होगा 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन इधर और उनके आंसर्स इधर, और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ थीमेटिक पर फाइंडिंग्स यहाँ पे। थीमेटिक फाइंडिंग्स आप लिखते जाए। जब ये काम आप कर लें, ये यहाँ पर जाएंगे, ये हमने इसको रीनेम नहीं किया था। अब जरा इसको नाम दे दें, क्या देना है? पार्टिसिपेंट 1 था ना ये। जी सर। अब उसके बाद पार्टिसिपेंट 2 का 2 वर्क। जी सर। ये एक नई शीट आ गई है 2, और इस पे आप अपना कंप्लीट करेंगे दूसरे पार्टिसिपेंट्स का। और अगर जी आपके पास 6 पार्टिसिपेंट्स हैं, 10 हैं, तो आप इसी तरह ये डिफरेंट शीट्स तैयार करते जाएंगे। जी, मुश्किल है? जी सर, नॉट एट ऑल सर। नो सर, समझ आ गई। जब आपने एक्सेल शीट क्रिएट कर ली है, तो आपने अपना मेजर टास्क कंप्लीट कर लिया हुआ। आप सबको एडवाइस ये दे रहा हूं कि आप अपने जो डाटा है उसका एनालिसिस इस तरह, और इस शीट का नाम एनालिसिस रखें, थीसिस एनालिसिस। आप सबसे शुरू में इसके नाम अपना रख दें, ठीक है, और आगे थीसिस एनालिसिस, और इस फाइल को संभाल के रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या, इसका तरीकाकार क्या किया था। कर जाए, मैं कोशिश करता हूं कि ये दोनों स्क्रीन्स इकट्ठी दिखाई जा सके, अगर तो पॉसिबल। अब क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? सर दोनों डॉक्यूमेंट्स पे और एक्सेल शीट भी और वर्ड फाइल। अब इस, अगर आप चालाकी देखें ना, तो आपको समझ लगेगा कि ये तो दाएं हाथ का खेल है, या ये तो एक दिन का खेल है कि एनालिसिस करना और राइट अप करना, अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन कर ली हो तो। वो कैसे? वो यूं कि इसमें से क्वेश्चंस को, टेबल में से क्वेश्चंस को आप पिक ना करें जब आपने इसको वहां पर शिफ्ट करना है टेक्स्ट को। यहां से ये सिलेक्ट करें, कॉपी करें, और यूं ये इसने अपना क्रिएट कर दिया। सिर्फ ये ख्याल करना है कि टेबल जो है वो APA फॉर्मेटेड हो और उसका फॉन्ट साइज प्रॉपर हो। ठीक है, बाकी चूंकि उसके क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया हुआ था, मसलन पहले 7 क्वेश्चंस फर्ज कर लेते हैं कि पहले 7 क्वेश्चंस एक थीम से रिलेटेड थे, अगले 7 क्वेश्चंस किसी और थीम से रिलेटेड थे, तो इसलिए उसके ये पहला जो है एक 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 टेबल बना, इसी तरह उसका दूसरा टेबल बना, और ये तीसरा टेबल, और इसी तरह ये चौथा टेबल। यूं टेबल बनते गए क्योंकि उसने अपनी इंटरव्यू गाइड जो है वो थीमेटिकली ऑर्गेनाइज की हुई थी। उम्मे हानी आपने की हुई थी? यस सर। और इस तरह से 4 टेबल इसी में से निकाल के ये यहाँ पर इंसर्ट करती गई, यानी वही रोज उसने सेलेक्ट की जो उस एक टेबल में आ सकती थी। और फिर उसको तरीका क्या बताया, जरा गौर करें। आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट है ये तो इसने लिखी है खुद से, ये कहाँ से आई है? कोई इसमें कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। वो सारी की सारी, ये क्या किया कि ये सारी टेक्स्ट जो है इसने कॉपी की और इससे ये एक पैराग्राफ लिख लिया, पेस्ट करके उसका पैराग्राफ लिख लिया। इसी तरह ये जो था इसको कॉपी किया और फिर यहां पर ऊपर लाके यहां पेस्ट किया, तो सेकंड पैराग्राफ लिख लिया।
तो इस तरह से उसकी थीमेटिक, यानी ये सेंटेंस फॉर्म में सारी डिस्क्रिप्शन आ गई। तो डिस्क्रिप्शन और टेबल जो है एक्चुअली ये कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, ये इस टेबल से हो रहे हैं। और ये टेबल किस चीज से क्रिएट हुआ है, ये आपके इंटरव्यू, जी, जो इंटरव्यू ट्रांसक्राइब किया हुआ था ये उससे आया। जी सर, राइट सर। अ, यानी कि सर कॉपी कर तो उसका वो फॉर्मेट चेंज करना है कि एज पेस्ट एज अ पैराग्राफ या जी पेस्ट एज जी अ टेक्स्ट। हाँ, जी। असल जो आपका काम है ना, जो खास बात जहाँ पे है वो ये है कि ये अब एक्सेल शीट दिखाई दे रही है कि आपने जो पार्टिसिपेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया है और फिर उसके बाद जो आंसर उसने दिया है, उससे जो आप थीमेटिक फाइंडिंग्स लिखें वो एक्यूरेट हों, वैलिड होनी चाहिए। यानी आप जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखें वो उस डाटे के की बेस पे लिखें। मसलन वो पार्टिसिपेंट कहता है कि मैं रात सोने से पहले 2 आम खाता हूं, तो आप जो है थीमेटिक फाइंडिंग्स में क्या लिखें कि जो मेरा पार्टिसिपेंट जो है वो सोने से पहले 2 पत्थर खाता है या 2 तरबूज खाता है, या कुछ इस तरह का लिखना शुरू कर दें। सर ये काम तो ज्यादा इजी है। अगर एमयू पे करना है तो उस पे कर लेने, तो इस पे एक्सेल पे कर ले, मैनुअली है, थोड़ा सा टाइम लगना है, ज्यादा नहीं है इसमें सर। सर मुझे ठीक कुछ है। पूछना है। जी आयशा बोले प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हमने क्वेश्चन लिख दिया उसके सामने हमने आंसर जो लिखना है वो आंसर एज इट इज पूरा आंसर जो पार्टिसिपेंट ने दिया था वो लिखना है, या उसको थोड़ा सा मोल्ड करके, मतलब कि थोड़ा सा नहीं, सही स्ट्रक्चर देखिए, बना के उसको। हमने पार्टिसिपेंट्स की बात को लिखना जरूर है कि वो जो उसने जवाब दिया है, लेकिन ये नहीं, इस तरह से सेंटेंसेस नहीं लिखने के जिससे ये लगे कि आपका जो पार्टिसिपेंट है वो इडियट था, या ये लगे कि आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। मतलब तो ये थोड़ा है सा कि आपको उनकी, मसलन पार्टिसिपेंट जो है इंग्लिश, अगर फर्ज करते हैं कि इंग्लिश ही बोल रहा था लेकिन वो सेंटेंसेस में ग्रामर की मिस्टेक्स कर रहा है, तो हम जब उसका रिस्पांस लिखेंगे तो वो ग्रामर करेक्ट करके लिखेंगे। राइट सर, समझ आ गई सर। सर एक और बात पूछनी है कि अगर हम चाहें तो हम अभी ये साथ साथ एक्सेल में स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम सारे इंटरव्यू ट्रांसक्राइब करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे? नहीं बेटा, ये साथ साथ करना शुरू कर। जी सर ठीक है। जिन्होंने अभी इंटरव्यूज कर लिए हैं, जितने उनके पास हैं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस जो है, ये बहुत ही मुझे तो इंटरेस्टिंग चीज लगती है। मुझे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक क्या है, चैलेंजिंग टास्क लगता है, बोरियत वाला। जबकि एनालिसिस तो आपकी क्रिएटिविटी है। आपको खुशी होती है कि अच्छा मैंने इसने जो मुझे बातें बताई हैं मैंने उसके मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मुझे पता लग गया है कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा था। तो वो जो इनसाइट डेवलप होती है वो बड़ी ही क्या है, एम्पावरिंग होती है, और हमें लगता है कि हम रिसर्चर अब बन रहे हैं। सर एक और बात पूछनी ये है कि जब हमने जो इंटरव्यू गाइड डेवलप की थी उसमें मैंने फॉर एग्जांपल उसको डिवाइड किया था सब सेक्शंस के अंदर। किसी में पर्सनल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्लासरूम एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड थे, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। तो अब आप जो मेहानी से कह रहे थे कि आपने इसे थीमेटिक फाइंडिंग्स में पहले से डिवाइड किया हुआ था, तो क्या वो यही थी कि हमने उसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ, या फिर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर। अब और वो जो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ था वही आपके डिफरेंट टेबल्स बनते जाएंगे। जी सर ठीक है। और सर एक और बात पूछनी ये है कि हम एक वर्ड में भी किसी क्वेश्चन का जो आंसर है उसका थीम निकल सकता है, या जरूरी है कि हम थोड़ा सा सेंटेंस ही बना के लिखें उसको? या नहीं,
उसे कंप्लीट सेंटेंस, जो थीम होता है ना जी वो फुल सेंटेंस होता है। जो कैटेगरी होती है या जो कोड होता है, वन वर्ड और स्मॉल फ्रेज होती है, ये ज़हन में रखनी है बात। तो ये आपको जो तरीका बता रहा हूँ, ये इसमें कोडिंग नहीं की जा रही, बल्कि डायरेक्टली जो है वो डाटे को थीमेटाइज किया जा रहा है। डाटे को थीमेटाइज किया जा रहा है, थीमेटिक एनालिसिस डायरेक्टली हम कर रहे हैं, पहले कोडिंग नहीं कर रहे। डायरेक्टली थीमेटाइज किया जा रहा है। जी जी सर। सर ये हम भी करेंगे ना, कि सिर्फ प्रोफाइलिंग वाले तो नहीं करेंगे? ये अब मैं आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, जरा स्क्रीन पे देखेंगे। जी सर। इस स्टूडेंट के पास अब ये देखते हैं कि इसके बाद पार्टिसिपेंट 2 स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसी तरह ये एक पैटर्न के हिसाब से इसने ये सारा किया है। इसकी हेडिंग्स जो हैं वो सिमिलर हैं। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है, मसलन 6-7 दफा तो एक जैसे प्रोफाइल पढ़ने से वो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अगर 15 आपके इस तरह से होंगे तो वो कुछ बोरिंग हो जाता है। जो एग्जामिनर है उसके लिए बोरिंग हो जाता है। उनके लिए फिर यही सजेस्ट किया जाता है कि वो थीमेटिक एनालिसिस करें, एक और किस्म का है, वो एक्चुअली क्रॉस केस एनालिसिस कहलाता है। जी सर। ठीक है, ठीक हो सर। वो भी किसी दिन सिखा दूंगा। फिलहाल आज के दिन में जिनके पार्टिसिपेंट्स 10 से कम हैं उनको एडवाइस ये है कि वो ये तरीका इख्तियार कर लें। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। एक हम प्रोफाइलिंग कर रहे थे, मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि कुछ चीजें जो है प्रोबिंग क्वेश्चन में खुली हैं, जो कि पहले 2 पार्टिसिपेंट्स में पहले 2 इंटरव्यूज में या पार्टिसिपेंट से मैंने वो सवाल नहीं पूछे। अगले जो 3-4 इंटरव्यूज कंडक्ट किए उन सब में मैंने पूछा है कि मुझे एकदम प्रोबिंग क्वेश्चन एकदम याद आया, मतलब जहन में आया, और पहले 2 से नहीं मैंने पूछे हुए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। सर उसके लिए फिर मैं क्या करूँगी? एक तो तरीका ये होता है कि दोबारा अपने पार्टिसिपेंट को राब्ता करते हैं और उन 2 क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। दूसरा ये है कि छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सही है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं ये बेहतर है मैं दोबारा राब्ता कर लूँ अगर कोई इम्पोर्टेंट रह गया, क्योंकि फोन आप कॉल करके पूछ लेते हैं और फिर उसके बाद लिख लेते हैं। सर अभी आप बता रहे थे ना कि ये अगर 10 से कम पार्टिसिपेंट हो या 10 हो तो तब हम ये वाला थीमेटिक एनालिसिस यूज करते हैं, जो अभी आपने हमें थीसिस में दिखाया था। तो मेरे तो 10 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो फिर मैं ये काम करूं अभी या ना करूं? आप भी यही करें। ओके। वो ये है कि अगर आपने आबिद आप भी सुन दें, अगर आपने वो भी करना हुआ ना दूसरा थीमेटिक एनालिसिस जो क्रॉस केस होता है, तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप भी यही कर लें। सर मेरे क्योंकि अभी 6 हुए हैं पार्टिसिपेंट्स और उनके मैंने इंटरव्यू ट्रांसक्राइब कर लिए, तो मैं तब तक ये वाला काम स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मुझे अभी टीचर्स टाइम नहीं दे रहे। बच्चे अगर मेरी बात सुने, ये अभी थीसिस आपने देखा है कि ये कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, और 7 पार्टिसिपेंट्स के साथ उसका थीसिस 26,000 वर्ड्स के साथ, अभी स्क्रीन पे देख सकती हैं आप, 26,000 वर्ड्स के साथ वो अप्रॉक्सीमेटली वो थीसिस लिखा हुआ। और जबकि यूएमटी की पॉलिसी के मुताबिक ये है कि एमफिल का थीसिस मैक्सिमम 20,000 वर्ड्स के साथ हो, तो वो तो यानी मतलब उस कहने का ये है कि उसने डाटा अगर साथ से लिया है तो वो रिच डाटा था। जी सर। ठीक है, रिच डाटा होने की वजह से इवन 4 पार्टिसिपेंट्स के साथ भी एक थीसिस कराया है मैंने, और उसका भी इसी तरह 25 के से ऊपर चला गया था। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका इंटरव्यू जो है वो रिच डाटा के साथ है तो फिर जबरदस्त है,
फिर तो हम 4 पार्टिसिपेंट्स के साथ भी चल सकते हैं। तो लेकिन अगर रिच नहीं है तो फिर हमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो बढ़ाने पड़ जाते हैं। ठीक है सर, मैं इसको थीमेटिक एनालिसिस, तो अगर रिच डाटा नहीं लगता तो फिर यह कि मैं और पार्टिसिपेंट्स ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सही है। और राइट अप अपना स्टार्ट कर देंगे। जो कर रहे हैं ना आप में से, पहले तो मुझे एक्सेल शीट भेजेंगे और फिर उसके बाद जो है अपना राइट अप स्टार्ट कर देंगे। जी सर, ठीक है। ठीक है, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।